हाल फिलहाल में कोई कहता है कि आप जज को माय लॉर्ड क्यों बुलाते हैं। You cannot have a profession where you use words like my lord. आज जजेस खुद ही कह देते हैं कि प्लीज एड्रेस मी एज सर। चीज़ आती है यशवंत वर्मा का केस। जी, क्या ये सही है? क्या उनको इम्पीच करा जाना चाहिए था? आई थिंक जो मकसद था वो अचीव हो चुका है इसमें। ये अभी हमने देखा सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया। ओह माय गॉड, मर्दों के लिए लिव इन रिलेशनशिप क्या एक ट्रैप है? हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको खुद पूछना पड़ेगा कि व्हाट आर वी ब्रिंगिंग इनटू सोसाइटी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ लॉयर, मिस्टर धीरज मल्होत्रा। और हमने उनसे आज बात करी है पॉक्सो के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बारे में, इज़ आर मीडिया कंट्रोल्ड, और भी बहुत कुछ बात करी है। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और आपको अगर ये कन्वर्सेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया तो इस बार आपके नए होस्ट हैं, पिछली बार जी। सोमनाथ सर थे। जी, और कैसा लग रहा है दोबारा आके? नए रूप में मैं भी आया हूँ। और इस बार नए होस्ट भी हैं आपके, तो चलिए शुरू कीजिए। हाँ जी सर, जैसा कि हमें पता है आप वकील हैं, एडवोकेट। अच्छा, वकील एडवोकेट में कितना फ़र्क है? सेम, सेम? मैं वकील भी बोल सकते हैं, हम एडवोकेट भी। तो दो अलग अलग टर्म क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश की हिस्ट्री उर्दू से शुरू होती है। ओके। हमारे सिस्टम में जैसे मुंसिफ के कोर्ट हुए, हम्म दीवानी के कोर्ट हुए, हम्म फौजदारी के कोर्ट हुए, ये सारी उर्दू टर्म्स हैं। सो वकील भी वहीं से टर्म आती है। ओके। और वकील को आप वकालतनामा देते हैं, तो मतलब आप उस आपको आपकी ओर से वकालत करने की आप आज्ञा देते हैं। ओके। तो जैसे हम, ये तो आपने हिंदी में बता दिया, बट जी, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। लॉयर और एडवोकेट, हम दो अलग चीज़ क्यों यूज़ करते हैं? अगर दोनों का मतलब एक ही है तो हम क्यों ना एक ही वर्ड रख दें कि ये लॉयर ही हैं या ये यूसेज की एडवोकेट बात ही है, हैं। यूसेज की बात है। हर चीज़ Usage के की लिए बात- सिनोनिम्स होते हैं। अच्छा, तो ये सिनोनिम ही है काइंड या ऑफ। या ठीक है। ओके, तो एज अ लॉयर तो कभी आपने सर सोचा जज बनने का कि मैं जज बनता, या कभी एम था आपका? आई थिंक हर वकील का ये सपना होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज पे। डिपेंड करता है कि आपका करियर कितना चला। हम्म अगर आपका करियर बहुत अच्छा चल गया हम्म तो आप चाहते हैं कि आप आगे जाके कुछ भला करें। हम्म और एक वकील जिसका करियर अच्छा नहीं चला, हाँ। वो सोचता है कि मैं अपना भला करूं। अच्छा। राइट, वकील दोनों तरफ से, वेदर एज ए लॉयर और एज ए जज न्याय लिख के जाते हैं। तो एक अच्छे वकील का सपना यही रहता है कि मैं भी कुछ ऐसे जजमेंट्स छोड़ के जाऊं कि जिससे लोग मुझे याद करें। ओके। पर आप मेरे को वैसे भी याद कर सकते हैं अगर मैंने कुछ ऐसे अच्छे केस किए जिनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स थी, तो मेरा नाम वहाँ भी छपेगा। बिल्कुल। पर अगर सच पूछो तो जज होने के साथ एक शक्ति आती है, पावर। नाउ इट्स द पावर टू मेक अ चेंज, द पावर टू बेनिफिट योरसेल्फ। ओके। मतलब आप परिवर्तन ला सकते हैं, अगर कहें तो एक जज परिवर्तन ला सकता है। आप चाहें तो अपने परिवार की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, अगर आप समझ जाएं कि किस तरह से अपने लोगों का भला किया जाए। सो अलग अलग तरीके की पावर है, पर पावर काफ़ी है उसमें। तो वो आई थिंक हम सारे लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में पावर आए। भले आप हो, भले मैं हूँ, हम सब पावरफुल होना चाहते हैं। बिल्कुल। पॉलिटिशियन पावर के पीछे जाता है, आईएएस वाला पावर के पीछे जाता है, आईपीएस वाला पावर के पीछे जाता है। उनको उनका लाल झंडा, लाल बत्ती चाहिए, झंडे चाहिए। तो हम सारे किसी न किसी तरीके से पावर चाहते हैं। तो वकील भी एक इंसान है, वो भी चाहता है। ओके। तो वकील की पढ़ाई करके जज बना जा सकता है, जज की अलग पढ़ाई होती है? नहीं, कानून एक ही है। ओके। तो कानून आपने सारे सेम ही पढ़ने, फ़र्क सिर्फ ये है कि जज ने वो कानून पे दोनों तरफ की सुन के फिर न्याय करना है, और मैंने वही कानून पढ़ के अपनी दलीलें करनी है अपने क्लाइंट की। हाँ, पर हम वकील लोग जब क्लाइंट की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर फर्स्ट टेंस में ही बात करते हैं, जैसे कि मैं खुद ही हूँ। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कोर्ट में बैठा था, नया नया आया था। तो एक 75 साल के वकील होंगे, ओके। और वो जज साहब के सामने कह रहे थे, लॉर्ड्स, आई डिड नॉट कमिट द रेप, my lords, I was not even there, my lords,
और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैं कहा ये वकील बड़ा गंदा है, इतनी उम्र हो गई और ये इस पे रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। असल में वो अपनी बात नहीं कर रहा था, वो अपने क्लाइंट की ओर से जब दलील करता है तो ही हैज़ टू स्पीक इन द फर्स्ट टेंस। ओह, ऐसा होता है? यस। सो आप सोच सकते हो मैं कितना स्कैंडलाइज हो गया कि भाई साहब ये इतने बूढ़े वकील। हाँ तो आप जैसे पूछा ना कि आप मतलब आपका क्लाइंट, हाँ हाँ। तो हमें आदत है, हम तो फर्स्ट टेंस में ही बात करते हैं। तो ये हर केस में ऐसे ही होता है? आपको ऐसे बोलना होता है कि मैंने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा? हाँ बिल्कुल, कायदा ये यही तो है। कभी जज में ऐसे मतलब कभी बताया नहीं, कभी पता नहीं आप चला? वो टर्म को देखें, एडवोकेट, सो उसमें वोकेट आता है, एडवोकेट। तो मैं अपने क्लाइंट की वॉइस हूँ, आई एम वोकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। ओके। सो मैं फर्स्ट टेंस में जाऊँगा तो जज साहब के लिए ईज़ ऑफ रेफरेंस है, मेरे लिए भी ईज़ ऑफ रेफरेंस है। मैं आइडेंटिफाई ज़्यादा करूँगा क्लाइंट के साथ जब मैं अपने आप को क्लाइंट की ओर से ही बोलता हूँ, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो सर ये क्या हमारे कानून में ये नियम है या फिर नहीं सर, नियम नहीं, चॉइस है बेसिकली? नहीं, फिर इस पे फिर आ जाते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो लॉ है और उसी लॉ में या कानून कह लें या विधि कह लें, उसी में एक एक्ट है जिसको कहते हैं एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट्स एक्ट ये डिसाइड करता है कि कौन एडवोकेट होगा, एडवोकेट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एडवोकेट अगर कुछ गलत करता है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, ओके। एडवोकेट को किस तरह से पेश आना है। उसमें फिर एक बार काउंसिल बनती है। बार काउंसिल वो डिसाइड करती है कि आपके रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट क्या हैं, आपके एटिकेट क्या हैं, आप कहाँ बैंड पहन सकते हैं, आज मैं बैंड पहने बिना आया, ओके। आप कहाँ बैंड पहन सकते हैं, कहाँ बैंड नहीं पहन सकते, आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्लाइंट के लिए गलत किया तो आपको क्या खामियाजा पड़ेगा। ओके। तो ये सारा वहाँ से आता है। सो एक ही छोटा सा एक्ट है जिसके अंदर सारा ये लिखा हुआ है वकीलों का। उसमें कहीं ये नहीं लिखा दैट यू विल प्लीड इन द फर्स्ट पर्सन, ओके। बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ओके। अब इसकी हिस्ट्री और पीछे लेके जाऊं तो फिर आप ब्रिटिश सिस्टम पे जाओगे। ब्रिटिश सिस्टम में वकील नहीं होते थे, फिर? लॉर्ड्स होते थे, इसलिए वहाँ से वो माई लॉर्ड्स वाला आया। अच्छा, ओके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स आ गया ऊपर। सो लॉर्ड्स होते थे, कोई नोबिलिटी से होता था तो वो ही वकालत कर सकता था। तो आपको किसी नोबल को जाके ढूंढना होता था जो कि आपकी तौर से आपका पक्ष पेश करेगा। वहाँ से वो जब जाता था तो वो आपके साथ आइडेंटिफाई किया करता हुआ वो सारी चीज़ें बोलता था आपकी ओर से, वो फर्स्ट पर्सन में बोलते थे। वहाँ से ये बातें हमारे पास आ गई। तो जैसे सर आपने अभी लॉर्ड वाला वो बताया, तो उसी में मैंने सुना था अभी हाल फिलहाल में कोई कहता था कि आप जज को माय लॉर्ड क्यों बुलाते हैं? उस पर आपका क्या कहना है? सान्याल, इकोनॉमिस्ट, जी। मैं हैरान हूँ सर, एक इकोनॉमिस्ट को क्या पड़ी थी कि वो जजों को अटैक कर रहा है? उसका क्या रोल है, उसका क्या लेना देना है हमारी न्यायपालिका से? सो मतलब प्रिंसिपली आई क्वेश्चन द इंटेंट, बट उसके अलावा अगर सोचें तो फौज में कोई आदमी एक ब्रिगेडियर को सर क्यों बुलाता है या ब्रिगेडियर साहब क्यों बुलाता है, या हम अपनी प्रेसिडेंट को हर एक्सेलेंसी या हिज एक्सेलेंसी क्यों बोलते हैं? तो ये सवाल अगर फैलाना है तो ये सवाल एक फेक इक्वालिटी का सवाल है कि किसी को अपने स्तर पे लाके मैं इक्वल हो गया। आप इक्वल नहीं हो रहे हैं। आप एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, आप उस प्रोटोकॉल को चैलेंज कर रहे हैं। ओके। मेरे को कोई दुख नहीं, मैं अगर किसी को लॉर्डशिप या माय लॉर्ड्स या माय लेडी बुलाता हूँ तो मेरे को उसमें कोई दुविधा नहीं है एज अ लॉयर। हाउएवर इसको क्लैरिफाई कर दें कि हमारी बार काउंसिल ने ये डायरेक्शंस ज़रूर इशू की हैं कि आप जजों को माय लॉर्ड्स बोलना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ओके। ना बोलें, इनफैक्ट यहाँ तक कहा है। इसमें और भी आप सुन लें कि बहुत से जज हैं जिन्होंने कहा है कि हमें आप सर बुलाएं, हमें माय लॉर्ड्स नहीं बुलाएं। ओके। अब आप किसी को आदत है आपको पापा को पापा बुलाने की, अब आप सडनली पापा को तू तो नहीं बोल के करके बोलना शुरू कर दें। तो अब मैं 56 साल का हो गया हूँ, मेरे को आदत सी पड़ गई है मैं लॉर्ड्स बोलने की। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सर पे चढ़ा रहा हूँ, मेरी आदत है।
और ये भी नहीं है कि वो लोग उनके सर पे चढ़ रहा है ये आप उनके एक्शंस देखिए, आप ये समझिए कि वो न्याय कर रहे हैं कि नहीं, आप उस पे जाइए। आप क्यों इस टॉपिक पे जाते हैं माय लॉर्ड्स? आप तो विभाजित करना चाह रहे हैं लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये लोग ऐसी अकड़ में बैठे हैं। वो लोग अकड़ में नहीं बैठे हैं। ओके। सो आज गाइडलाइंस हैं, आज जजेस खुद ही कह देते हैं कि प्लीज़ एड्रेस मी एज सर। अपने प्रैक्टिस नोट्स में लिख देते हैं, कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है कि प्लीज़ डू नॉट एड्रेस मी एज माय लॉर्ड्स। सो बट अगेन वापस, व्हाई इज एन इकोनॉमिस्ट, हु व्हाट स्टैंडिंग डज ही हैव? वो कौन है वो? आप जानते हो कौन है सान्याल? सो इकोनॉमिक एडवाइज़र है। एक इकोनॉमिक एडवाइज़र खड़ा होकर बोल रहा है कि ओहो हो जस्टिस सिस्टम में ये डिफेक्ट है। भाई साहब इकोनॉमी की बात कीजिए ना, आप जस्टिस को क्यों दिखा रहे हैं? सो मेरा इशू वहाँ पे ये है। कोई लॉयर या जज बोलता तो समझ भी आता कि हाँ चलो दे आर ऑफ दैट फील्ड। वैसे तो सर ऐसा है ना, मेरा घर गंदा still- है, मेरा घर गंदा है, मैं दूसरे का घर दिखाना शुरू कर दूँ। पॉइंट है। मेरे घर में कचरा पड़ा हुआ है और मैं दिखा रहा हूँ वो देखो जी फलानी कॉलोनी कितनी खराब है। अरे भैया अपनी कॉलोनी की बात कर। सही बात है। सो दैट इज़ वेयर वी आर, माई स्टैंड इज़ दैट ऑन। और हमारी बात में आपने एक जगह ये भी बोला था कि कुछ अपना पेट पालते हैं, जो याद आ रहा है आपको? कोई जज क्यों बनना चाहता है उस पर? हाँ, जब आपने कुछ बताया था कि कुछ लोग फिर अपना पेट भी पालते हैं, परिवार का, अपना परिवार का मैंने मतलब। ये नहीं बोला था कि, मैंने ये बोला था कि कुछ लोग जज शायद इसलिए बनना चाहते हैं कि क्यों वो अपना पेट पालना चाहेंगे। हाँ हाँ, वो लोग जज नहीं फिर बनते। चाहेंगे। हाँ वो लोग जज नहीं बनते। हाँ, तो वहीं एक चीज़ आती है यशवंत वर्मा का केस। जी उसमें जज इम्पीच नहीं हुए जी और जो एविडेंस मिले उसमें पुलिस की भी बहुत गलती थी कि क्यों नहीं उसको ढंग से किया गया। जी। तो इसमें गलत कौन है सही कौन है? भले ही अभी यशवंत वर्मा के पास कोई केस ना हो, भले ही वो कोई सुनवाई ना कर रहे हो, बट क्या ये सही है? क्या उनको इम्पीच करा जाना चाहिए था या नहीं करा जाना चाहिए था? आपका क्या ओपिनियन है उस पूरे केस पे? आई थिंक फाउंडेशनली आपने 2-3 चीज़ें रेज करी। फाउंडेशनली 2-3 सवाल उठते हैं यहाँ पे कि जज के ऊपर इंक्वायरी कैसे होती है, पहली चीज़। हाँ क्योंकि उसी में आएगा कौन से सबूत कहाँ, ये सब कुछ। जी। दूसरा इम्पीचमेंट कि एक इंक्वायरी हो गई, अब जज इम्पीच कैसे होता है? क्यों नहीं उसको सीधे ही निकाल देते? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सब कुछ है, मतलब हमारे अभी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। हमारे सिस्टम में इम्पीचमेंट इम्पॉसिबल है। वो भी आपको समझाता हूँ क्यों। सो पहले आते हैं कि जज की इंक्वायरी कैसे होनी चाहिए। उसका एक इंक्वायरी एक्ट है, उसके लिए इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होनी है। उसी में उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो पार्लियामेंट के पास जाएगी, पार्लियामेंट उसको देखेगी, पार्लियामेंट अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, उसके बाद वो आगे अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, उस पर वोटिंग होगी जी। सारे हाउसेज ने वोट करना, राज्यसभा वोट करेगी, लोकसभा वोट करेगी जी। राइट। सो ये तो हो गया आपका इंक्वायरी प्रोसेस। अब आ गए इम्पीचमेंट पे। हिस्टोरिकली इम्पीचमेंट इंडिया में कोई नहीं हुई। देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ सक्सेसफुल इम्पीचमेंट। नहीं हुआ। हाँ, आज तक नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। आप सिस्टम डाल दिया आपने, पर इम्पीचमेंट होगी कैसे जब पार्टियां आपस में इकट्ठी नहीं मिलेंगी, राइट। अब आ जाते हैं वापस वर्मा साहब के क्वेश्चन पे। मैं उनके पास कई मरतबा अपीयर हुआ। ओके। इन माई माइंड आई नेवर फेस्ड अनफेयरनेस। कभी उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किया। मेरे कोई ऐसा भी नहीं था कि मैंने उनसे जजमेंट लिए हैं। मेरे मैटर ऐसे ही रूटीन में लगते थे उनके सामने, जो छोटे मोटे ऑर्डर पास होते थे तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी कुछ लोग जजमेंट ले गए। इनको गलत लाइट में दिखाने के लिए कुछ एक पुराने केस का हवाला दिया जा रहा है, उनके इलाहाबाद के टाइम का, कि जी उन्होंने फलाने टाइम पे ये ऑर्डर दिया था, वो आज तक नहीं दिखा। और क्या वो मिसकॉन्डक्ट होगा? वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने साल हो चुके, आज तक आपने उसका बाजा नहीं बजाया, आज आप आके उसकी बीन बजा रहे हो, राइट। अब आते हैं जो एक्चुअल एविडेंस थी, जो एक्चुअल इंस्टेंस है जहां ये सो कॉल्ड कैश, बर्निंग कैश मिला, राइट। सो 4-5 चीजें हैं उधर। पहला, एक माली, एक
जहाँ ये लोग औजार रखते हैं गार्डनिंग के, उसमें कैश रखा हुआ था। एक समझदार आदमी ये भी कर सकता है कि हाँ जी, कैश ऐसी जगह रखो जहाँ अगर मिले तो आपकी पर्सन पे नहीं है, आपके पास नहीं है, आप उस कैश के पोजेशन में नहीं हो, तो उसको रख दो आउट हाउस में जाकर। चलिए मान लेते हैं कि वर्मा साहब इतने चतुर थे, ठीक है ना। दूसरा, इतना सारा कैश क्या कोई कैश में रखेगा या सोने में रखेगा या डायमंड्स में रखेगा? आज मैं इतना सारा कैश स्टोर करूं तो मैं एकदम ही दुष्ट आदमी हूं, ठीक है। क्यों दुष्ट हूं? क्योंकि एक तरफ तो मैं इतना चतुर हूं कि मैं उसको रख रहा हूं आउट हाउस में, पर दूसरा मेरे में इतनी चतुराई नहीं कि मैं उसको सोने के रूप में रखूं। या अगर मैंने किसी से पैसा लेना है तो मैं सोना लूंगा, या बोलूँ यार 4 सॉलिटेयर दे दे। एक सॉलिटेयर आप मान लीजिए आप 15 कैरेट का एक सॉलिटेयर खरीदने जाएं, VVS1 बढ़िया कलर वाला येलो कह लेते हैं, तो 15 करोड़ रुपए का आएगा। 60 करोड़ रुपया 4 सॉलिटेयर में खड़ा, जहां मर्जी उठा के ले जाओ जेब में डाल के। जो लेते हैं वो इस तरह लेंगे। दूसरा, तीसरा, वो जलता हुआ पाया गया। चलिए, जलता हुआ पाया गया, कैश देखा, कैश जल रहा है, इन्होंने फोटोएं भी खींची, राइट, पर इमीडिएटली पुलिस आके उस चीज को रोकती नहीं, राइट। रिपोर्ट गई है सीधे शायद कमिश्नर को, राइट, और कमिश्नर साहब आगे जहां भी रिपोर्ट करते हैं, पुलिस आके कस्टडी में नहीं लेती है वो कैश। एविडेंस है। सो हमारे एविडेंस में कॉन्सेप्ट है चेन ऑफ कस्टडी, कि माल कहाँ से कहाँ किसके हाथों से चला। बंदूक बरामद हुई, बंदूक फलाने हवलदार ने ली, फलाने हवलदार ने फलाने इंस्पेक्टर को दी, ये पूरा पर्चे कटेंगे। चेन ऑफ कस्टडी, करेक्ट। यहाँ कोई चेन ऑफ कस्टडी भी नहीं है। चेन ऑफ कस्टडी तो छोड़िए, यहाँ तो कैश ही नहीं है। क्यों नहीं किया उन्होंने ये कुछ? चलिए, ये तो हो गए एविडेंशियरी क्वेश्चंस। इसके अलावा हम आ जाते हैं ऑन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। जल्दबाजी में एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करी गई, तीन जजेस अपॉइंट करे गए फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। रिपोर्ट सीधे ले जाके, it did not go to the parliament. I think it went to, I think the prime minister or somebody. I don't remember. आपको याद है किसको गई थी? तो वो खैर did not follow the process either. Now, एक और कॉन्सेप्ट लॉ का आ जाता है, let nobody be condemned unheard, कि मैं किसी को सुनवाई किए बिना या उसको मौका दिए बिना। हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो भी चला गया। उसको बस एक परफंक्टरी सी हियरिंग दी गई कि भाई आइए बताइए और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टाटा। सो ये तो हो गई ये सारी बातें। अब मैं इसका वितर्क करता हूँ। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये जज हैं तो इनसे जो लेवल ऑफ नोबिलिटी या एथिक्स एक्सपेक्टेड है वो अलग है। सो क्या ये वहाँ कहीं नहीं चूके? एविडेंस जो दिखाई गई है उससे तो ये लगता है बहुत चूक गए, पर क्या वो एविडेंस है? तो ये हमने देखना पड़ेगा। इम्पीच अभी तक इसलिए नहीं हुए क्योंकि आई गेस सरकार को और बहुत प्रेसिंग मुद्दे हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करनी है, उनको अलग अलग नाना प्रकार के बिल पास करने हैं। तो सरकार एक जज पे कितना फोकस करेगी? एक जज है, इलाहाबाद में शायद 200 जज होंगे, 150-200 जज होंगे, उनमें से एक ही जज साहब हैं। तो आई थिंक जो मकसद था वो अचीव हो चुका है इसमें। इनको एम्ब्रॉयल करने का जो मकसद, जो मुझे लगता है, अगेन आई एम अ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, मकसद कुछ और था। फ्रेम किया गया बेसिकली। जब जुडिशरी में लोग अपॉइंट होते हैं ना, तो एक जैसे अब आप फौज में भर्ती हो गए, आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, फिर कर्नल बनेंगे, फिर ऊपर लोगों को पता है कि भाई हमारे कोर्स में से ये 4 बंदे ऊपर जाके लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे और इन 4 बंदों में से एक बंदा, फलाना बंदा शायद चीफ बनेगा। या IAS वालों को भी पता है कि भाई हमारे ये 6 बंदे हैं, 6 बंदे ऊपर जा रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी बनेगा और चीफ सेक्रेटरी से ये जाएगा सेंटर डेप्यूटेशन पे, वहाँ से ये फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा। तो सबको चेन ऑफ सक्सेशन पता है।
तो वर्मा साहब उस चेन ऑफ सक्सेशन में कहीं ना कहीं रोड़ा थे, ओके, तो इशू शायद वहाँ है। अगेन वी सब स्पेकुलेशन है, आपको कुछ नहीं पता होता, जब तक जो पर्दे के हो पीछे रहा क्या है। है कुछ पता नहीं। तो सर इसी से एक थोड़ा सा और मेरा सवाल आता है कि अभी हमने देखा सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, ओह माय गॉड, उस पे हमारा क्या कहना है? आई मीन उस पे आपका क्या कहना है? क्या वो गलत है, क्या ठीक है? हमारे गांव में ना हम्म मरासी होते हैं। हम्म मरासी गांव से गांव जाता है, हम्म गाना गाता है, हम्म एक तारा हाथ में लिया होता है, टन नन 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 करता हुआ गाता जाता है। वो कभी प्यार के गीत गाता है, कभी दुख के गीत गाता है। हम्म सो मेरे हिसाब से सोनम वांगचुक एक प्यार का मरासी है, हम्म और इस देश में अभी प्यार के लिए जगह बची नहीं। हम्म घृणा, विभाजन, इसका गीत गाओ। ये बेचारा दूसरा गीत गा रहे हैं, ये बेचारे दूसरा गीत गा रहे हैं। ओके, वो गीत शायद पसंद नहीं। हम्म So I call him the balladeer of love. हम्म So ballad is a poetic song. So for a man जिसने इतना कुछ किया, इतना कुछ अचीव किया, अगर आप उनका देखें तो छोटी सी चीज़ें, बच्चों को एजुकेट जिस तरह से करते हैं कि हाँ भाई क्यारी में काम करा दिया बच्चे से, उसने खुद ही अपना खाना उगाया, खुद ही फसल उगाई है, वो फसल को वो बेचने जाता है, वही बच्चा जाता है साथ में बेचने को, उसी से वो गणित सीखता है, उसी से वो मेजरमेंट सीखता है। जो बच्चा, वैसे मान लीजिए आपकी चैलेंज्ड है, क्लासरूम चैलेंज्ड है, उस बच्चे को आपने एक ऐसी एक्टिविटी में लगा दिया, बाहर आउटडोर्स में लगा हुआ है, पौधे उगा रहा है, वो पौधे बढ़ते हुए देख रहा है, फिर उसके बाद काट रहा है, फिर तोल रहा है कि भाई कितनी हुई, कितने किलो में क्विंटल बना, कितने क्विंटल का टन बना, मन क्या होता है, मंडी में कैसे बिकेगी, मंडी में जाके बेच के आ रहा है, भाव समझ रहा है, उससे कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे को पर किलो कितने पैसे लगे। वो बच्चा फिर जाके देख रहा है कि मैंने बीज कितने के लिए थे, मेहनत कितनी करी, तो मेरी उपज कितने की आई, मेरी कमाई क्या हुई। ये सोनम वांगचुक है, जिसने एक कंबाइंड सिचुएशन में बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में फिट नहीं हो रहे थे, तो उनको इस तरह लाया। साल पहले शायद मार्च करके आया नंगे पैर, सॉरी आया कह रहा हूँ, आए कहना चाहिए मुझे। तो ये वांगचुक साहब आए, नंगे पैर आए, दिल्ली आए, अपनी मांगे रखी, और 2017 370 की एब्रोगेशन 2017 में हुई थी, यूटी बनी थी ये, और यूटी के बाद हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए, मैनिफेस्टो आया, 6 शेड्यूल प्रॉमिस हुआ, मान लीजिए 2019। आज 6 साल हो गए लेह के लोगों को मांगते हुए कि भैया हमें 6 शेड्यूल का बेनिफिट दे दो। कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं संविधान का एक प्रावधान है, उसको उठा के हमें उधर डाल दो, स्पेशल स्टेटस दे दो। बेसिकली हमारा पहले स्पेशल स्टेटस था, स्टेट कह रहे हैं ना? स्टेटहुड से भी अलग है। ओके शेड्यूल 6 में थोड़ा और एक छोटा स्टेट, ओके अदर स्टेट्स आर, बट पर्सनली माय व्यू इनकरेक्ट, ओके अनफेयर, गिवन द देश को देखते हुए कि देश में क्या माहौल है, इसका गलत असर ना हो जाए, बस डर वही लगता है। नहीं, आपकी बात सही है, जायज़ है। तो जिस तरीके से थोड़ा नैरेटिव भी उसका चेंज हुआ था, हाँ उस चीज़ का जो बोला गया उसको दिखाया किस तरीके से गया, तो हाँ जी। इसमें हमारी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इज़ इट कंट्रोल्ड सर ऐसा है, 4th एस्टेट हम कहते हैं मीडिया? मीडिया। अब वो 4th एस्टेट ज़्यादा तो रियल एस्टेट ही बन गया है, वो एस्टेट तो रहा नहीं, तो उनका मालिक ही कोई है, उनके भाव ही अलग हैं। सो आई थिंक मीडिया हैज़ लॉस्ट इट, हैज़ लेट अस डाउन। मीडिया अपना काम नहीं कर रही। आपने नेपाल में देख लिया कि किस तरह से उनको इंडियन मीडिया वालों को धक्का मार के निकाला। तो और हमारी मीडिया रिपोर्ट्स को लोग मानते हैं या नहीं मानते, मुझे शक है, बट नॉट मच टू बी सेड अबाउट द मीडिया। इवन हमारी मीडिया का ये भी है कि हम किसी के एक शो में गया था, तो उसने बताया कि मुझे अरेस्ट किया था जब,
तो उस वो पुलिस वाला जो क्या बैठा हुआ था सामने कहता मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ता हूँ, मैं किडनैपर्स को पकड़ता हूँ, कभी मीडिया कवर नहीं करती, पर मैं अब तुम्हारे साथ बैठा हूँ ना, ये देखो टीवी पे चल रहा है। सो ही ऑल्सो हैज़ दैट से या तुम्हारे साथ बैठा हूँ, वो दिखा रहे हैं, बट जो मैं एक्चुअल काम कर रहा हूँ, हाँ जो इतना बड़ा मुद्दा जो ये है, इतना बड़ा तुम्हारा नहीं है, बट जो ये है उसको देखो, उसको ये लोग नहीं कवर कर रहे हैं। सी पुलिस वालों के लिए भी ना एक दिक्कत है। पुलिस वाला बेचारा, अगर आप पुलिस वाले की ज़िंदगी समझें, सो उसकी नौकरी 24 घंटे की है लगभग। किसी भी टाइम कोई भी कॉल आ सकती है। मान लीजिए शहर में दंगे हो गए, फिर तो उनको छुट्टी की मिलेगी, एकदम मतलब ही नहीं भागेगा। है। मान लीजिए दंगे 2 हफ्ते चल गए, घर नहीं जाएगा, राइट। और उसको मिलता क्या है? ना उसको घर मिलता है, हाँ। ना उसके पास कोई CSD कैंटीन है, ना उसको गाड़ी मिलती है। आप पर एक पर्टिकुलर पुलिस रैंक के बाद तो मिलती है गाड़ी। नहीं सर, अब पुलिस भी 2 टाइप की है। ओके। आप एक देखते हैं दिल्ली पुलिस, वो प्रोविंशियल पुलिस हो गई, राइट। और एक IPS हो गई, जो सुपर पुलिस है, ओके। राइट। सो IPS वाला तो सीधा ही आता है DSP के रैंक से, या यहाँ आ जाएगा DCP के रैंक से दिल्ली में, और फिर वहाँ से उसकी गाड़ी चालू। उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर बैठा है, ACP जिसको हम कहते हैं। वो ACP तक ही सीमित है। ये आपका जो हवलदार या कांस्टेबल भर्ती होगा, वो ACP तक ही जाएगा। ओके। उसके लिए उसके ऊपर कुछ नहीं है। और ACP रैंक तक मान लीजिए वो इंस्पेक्टर बनता है, तब जाके वो SHO बनेगा। SHO बनेगा तब उसको SHO की गाड़ी मिलेगी। उसके अलावा तो वो बेचारा मोटरसाइकिल पे घूम रहा है या PCR में घूम रहा है। उसको गाड़ी कहाँ से मिल रही है? आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा ऑनेस्ट रहे, 24/7 काम करे। 24 घंटे काम करे। आप उसको घर भी नहीं देते, राइट। उसकी लाइफ को कॉन्स्टेंटली थ्रेट है। तो वो रास्ता क्या ढूंढेंगे? अब ये सिस्टम जो हमने रखा हुआ है, सिस्टम हमारा ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिशर्स ने चाहा था कि हम एक सुपर पुलिस क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने बंदे डालेंगे। सारे अंग्रेज डाल दो, IPS बनाओ, इंडियन पुलिस सर्विस, और उसमें सारे ब्रिटिशर्स डाल दो। नीचे फुट सोल्जर्स जो हैं, जिन्होंने एक्चुअल काम करना है, वो आप बना दो ये सारे देसी। ऊपर वाला साहब डंडा मारेगा, साले सारे सीधे रहेंगे। तो वही चीज़ हमने कंटिन्यू कर रखी है। सो उसमें ये जो लोअर पुलिस वाले हैं ना, दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उनको मिल तो कुछ भी नहीं। IPS वाले को घर मिलता है, IPS वाले को गाड़ी मिलती है। IPS वाला चाहे तो यूनिफॉर्म में भी ना आए। या आप हैरान होंगे कि IPS ऑफिसर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ही शुड वेयर अ यूनिफॉर्म। ओके। मैं इतने सारे मेरे दोस्त हैं IPS के, जो मैं हैरान हो जाता हूँ। उनके दफ्तर जाता था, यूनिफॉर्म में नहीं। सफारी सूट पहन के खड़ा है, या ब्राउन शर्ट पहनी हुई है, काली पैंट पहनी हुई, बैठा हुआ है। यार तू तो पुलिस ही नहीं लगता। कहता है यार हमारे लिए यूनिफॉर्म कंपल्सरी नहीं है। ओके। और ये बेचारा नीचे वाला, उसको यूनिफॉर्म भी पहननी है, वो धोनी भी है, 24 घंटे उसी यूनिफॉर्म में घूमना है, बाहर सड़क पे पसीनो पसीन होना है। उसके हाथ में लाठी है। रिवॉल्वर और पिस्टल भी सबको नहीं मिलते। हाँ, नहीं मिलती। करेक्ट। अब लोग पुलिसिया को देख के नफरत से कहते हैं साल पीटो साले को। उसको आपने क्या दिया? तो वो तो बेचारा कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ ही चलेगा। तो दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। पर आपका सवाल ही भूल गया मैं। मीडिया कंट्रोल से घूमते घूमते देखो हम कहाँ पहुँच गए। पुलिस पे आ गए, और फिर वहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, लिव इन रिलेशनशिप। ओ तेरी, ये तो तैयारी नहीं की थी सी। अरे सर, आपके पास सबकी तैयारी होती है। तो अगर हम लिविंग रिलेशनशिप को देखें, उस हिसाब से मर्दों के लिए लिव इन रिलेशनशिप क्या एक ट्रैप है? यार पहले तो लॉ समझो है क्या। लॉ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल वैल्यूज़, कि हमारे समाज की आकांक्षाएं क्या हैं, हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे, वही बनेगा कानून। बिल्कुल। आज डिटैच हो चुका है वो। आज किसी ने ये नहीं सोचा कि भैया लिव इन रिलेशनशिप है तो क्या वो विद पेरेंटल कंसेंट है। अब सवाल उठता है कि भाई एडल्ट हो गए,
तो अब पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। पर जब उसकी टूटेगी शादी तो लड़का बाप के पास ही आएगी, पापा उससे तो टूट गई, अब कोई लड़की ला दे। लड़की भी वही करेगी, पापा उससे तो रह गई, अब कहीं शहर से बाहर शादी करा दो। क्योंकि हमारा समाज तो अभी बदला नहीं है। हमारे समाज में फिर भी टबू है, उसको करते हैं साइड पे, जो सोसाइटल इश्यूज हैं। ठीक है। आ जाते हैं लॉ पे। लॉ ढूंढता है नॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेयरनेस। लॉ ना एक बड़ा, लॉ को ब्लैक एंड वाइट होना पड़ता है, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए हमें, राइट। सो या तो ये है या ये नहीं। जी। सो हमारा लॉ की रीजनिंग कैसे चलती है, ये ऑफेंस है, राइट, ये चार्ज है, ये सबूत है, राइट। लॉ ये कहता है कि इस चार्ज में ये सबूत चाहिए, ये चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, क्या ये हुई, हो गई तो गिल्टी। ठीक है। सिंपल है ये। इसमें ग्रे एरिया सिर्फ एक ही बच रहा है, वो एविडेंस वाला है। जी। अब यहाँ पे एक लिव इन रिलेशनशिप है, वहाँ लड़कियाँ कंसेंट, लैक ऑफ कंसेंट लेके आ रही हैं। कितना ग्रे बन रहा है आप देख लीजिए, राइट। कितनी देर रही, उसने क्या प्रॉमिस किया, क्या नहीं प्रॉमिस किया। अब उसके साथ इतनी देर रही हूँ, अब यहाँ रही हूँ है सिर्फ, रहा हूँ वाला नहीं है। रही हूँ आया, रही हूँ देयरफॉर मेरे को घर भी दिया जाए, मेरे को मेंटेनेंस भी दिया जाए, राइट। हम मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइड कर गए। हमने बोला दैट प्योर कोहैबिटेशन ऑल्सो क्रिएट्स दीज एंटाइटलमेंट्स। इसमें बड़ा गंदा सवाल उठता है, वाई। सी, अगर आपको कोई अधिकार आया है तो वो किसी स्टेटस के कारण आया ना। जी। तो अब आप कह रहे हो मेरा अधिकार है कि मेरे को मेंटेन कर। पर क्यों? शादी थोड़ी हुई है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं तेरे साथ सोई हूँ, इतने साल मैं तेरे साथ सोती रही, इसलिए तू मेरे को पैसे देगा, घर भी देगा। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको खुद पूछना पड़ेगा कि व्हाट आर वी ब्रिंगिंग इनटू सोसाइटी। हमारा समाज, हमारे जो कानून है, हमारे कानून वो कानून नहीं है जो हमारे ऐतिहासिक कानून थे। हमारे कानून का इतिहास तो शुरू होता है 1800 से। उससे पहले कौन से थे? आपको कोई भी एक्ट पता है या कोई भी हिंदू लॉ पता है जो पुराना था? हमारा कस्टमरी था, हर चीज़ हमारी कस्टमरी थी कि हमारा ये कस्टम है, राइट। जैसे हिंदू लॉ में है कि सबसे बड़ा बेटा कर्ता बनेगा, राइट, कर्ता धर्ता बनेगा, राइट। तो सबसे बड़े जो भाई साहब थे वो जिम्मेवारी उठाते थे बाकी घर की, सबकी। वो निर्णय लेते थे कि कौन सी जमीन बेची जाएगी, कौन सी नहीं बेची जाएगी, विचार विमर्श करके लेते थे। अब हमने उसको भी चेंज कर दिया, वो भी कस्टम भूल गए। तो हम अपने सारे कस्टम छोड़ते जा रहे हैं, और वही एक समाज का नियम होना चाहिए। ओके। कि हमारे जो कस्टम्स हैं उसी के हिसाब से हम लॉ बनाएंगे। दहेज, ओके। दहेज क्या गलत है? मैं तो खैर होस्ट हूँ, गेस्ट आप हैं, आप बताएं। दहेज इलीगल है। हाँ, वैसे तो इलीगल है। आपकी हाँ, माँ ने उसमें दहेज तो agree नहीं कर रहे। मांग लिया, जेल जाएगी। हैं। तो अब गिफ्ट देते हैं इसलिए। अब वापस चले जाओ कस्टमरी लॉ। हाँ। बेटी का बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता था, ठीक। बेटी को अगर बाप कुछ देना चाहता था या ये चाहता था कि बेटी के पास भी तो कुछ जाए, वो दहेज से जाता था। सामने वाला जो होता था वो देखता था, यार इतने अमीरों बेटी को इतना ही दे रहे हो। तो दहेज उस चीज में था। अब दहेज की गलती कहाँ हो गई? जब दहेज मांगा जाने लगा। अदरवाइज दहेज अगर दिया जाए, मांगा नहीं गया, खुद दे रहे हैं। खुद दे दो, राइट, तो ठीक था, कस्टमरी था। सो हमारे कई कस्टम्स ऐसे हैं जो मिसयूज होके मिसरिप्रेजेंट हो गए हैं और लॉ अलग चल पड़ा। लॉ हमने बना दिया कि जी 498A लगेगा, राइट, डाउरी डिमांड, डाउरी डेथ, ये सारी चीज़ें आ गई। अब वो लगा तो दिया, अब उसका मिसयूज शुरू हो गया। वही आपका डोमेस्टिक वायलेंस में है, लॉ तो बना दिया आपने। अब लड़की बोलती है कि भैया अच्छा मेरे को घर चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, या तो इक्वल कर दो ना, क्योंकि दोनों ही
समाज के कस्टम्स के खिलाफ जा रहे हैं, तो दोनों को इक्वल कॉन्सिक्वेंस कर दो कि लड़की भी मेंटेन करेगी भाई। ओके, इसमें ये इनइक्वालिटी क्यों? फेमिनिस्ट जागो। अपने अधिकार मत भूलो। अभी तो बेचारे वीक मेन जागे हैं हाँ, कि मेंस तो राइट्स, मेंस राइट भी राइट्स, कुछ होता है और लॉ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो वही जो मेरा सवाल था, इज इट अ ट्रैप फॉर मैन? नो, इट इज नॉट अ ट्रैप। व्हाई इज व्हाट अ ट्रैप फॉर मेन? लेविन, इफ यू आर गोइंग इन, कल को आप पे आरोप लगा दिए, आप तो हो गया भाई कि ये तो बिना शादी के भी फंस गया। इट्स एन assumption ऑफ रिस्क। आंखें खोल के जा रहा है, सबको पता है, बट जानते बूझते हुए जा रहा है। सर कितना भी जान के चले जाओ, कितना भी कंसेंट ले लो, कितना भी बूझ लो, लड़की मुकर गई तो आपके हाथ में क्या रहा? लड़की ने बोल दिया नहीं भाई मेरे को तो ज़बरदस्ती लाया था, जो मर्जी कह दे, क्योंकि लड़की की तो सिर्फ बोलने से ही काम हो जाता है। एविडेंस थोड़ी चलेंगे उस टाइम पे। लड़की ने बोल दिया कि जी मैं तो खुश नहीं थी या जो भी है, मेरे को तो इसने बहला फुसला के लिए आया। So it is giving into temptation. It is not a trap. I don't think the woman is trapping you. नहीं, A trap. कोई सोच समझ के करे तो वो ट्रैप है। हाँ, अगर अब आप कोई ये कह रहे हो कि लड़की बाद जानबूझ में के ट्रैप उसको कर फंसा दे, रही है। नहीं बाद में कर दे, नहीं तो वो तो वेंजेंस है, हाँ ये कह सकते वो हैं। ट्रैप नहीं है। तो इट इज़ अ वेंजेंस। हाँ, पर ट्रैप भी हो सकता है। लड़की देखे अच्छे घर का लड़का है, हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसके कर साथ सकते जरा हैं, प्यार पुचकार के इसके साथ लिव इन शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ये भी हो सकता है, हो सकता है, कर सकते बट ये कहना कि वो ट्रैप है, हैं। ओनली is ट्रैप तो नहीं बोल incorrect. सकते हम। हाँ जी, ओनली ट्रैप, सिर्फ ट्रैप है वो नहीं बोल इट विल नेवर बी ओनली अ ट्रैप। वो तो आज भी है, अच्छे घर का लड़का देख के शादी करा देते हैं, लड़की की गलतियां छुपा देते हैं। सकते। हमारे अरेंज मैरिज तो अभी भी चलती है ना, कि नहीं चलती चलती हैं। हैं? आप अरेंज कराते हो? हाँ, हमारी काइंड ऑफ अरेंज ही तो होती हैं जो हम करवाते हैं साइकोरियन में। यस, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो जिसको भी शादी करनी है आप आई साइकोरियन मैट्रिमोनियल, आपको मिलेगा यहाँ परफेक्ट मैच। एडवर्टाइजिंग भी कर दी साथ साथ, तो ये आएगा उसमें? बिल्कुल आएगा। डाल देंगे। तो मेरा जो अगला एक छोटा सा इसमें एक अभी मेरे को क्वेश्चन डेवलप हुआ लॉ से रिलेटेड कि एक लड़की जो कि 17 साल 364 दिन की है, वो किसी लड़के पे पॉक्सो लगा दे और अगले दिन वो 18 साल की हो गई, तो ये एक दिन में क्या ऐसा फ़र्क आ गया जो लड़की एक दिन में मैच्योर हो गई, लेकिन वो एक दिन पहले वो इमेच्योर थी। एक दिन पहले तक उसे लड़का बहला फुसला के लाया था, बट वो एक दिन अगला दिन आते ही वो बहला फुसला वाला सीन ख़त्म हो जाता है। व्हाट्स योर से इन दिस? You need to understand is that there are common law offenses. मतलब वो अपराध जो ऐतिहासिक तौर पे हम समाज में मानते आ रहे हैं कि ये अपराध है। जी, जैसे किसी की जान लेना अपराध है, किसी का बलात्कार करना अपराध है, अपराध है, किसी से मारपीट करना, चोरी करना, बिल्कुल राइट, किसी के मकान में घुस जाना अपराध। फिर आते हैं स्टैच्यूटरी ऑफेंसेस, जो कि अपराध एक पर्टिकुलर कानून या न्याय के हिसाब से बनाए गए। वो स्टैच्यूटरी ऑफेंस में जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप उस डिस्क्रिप्शन में मैच हो गए, ऑफेंस डन। अग्रीड। कॉमन लॉ में क्या होता था? इंटेंट। इंटेंट क्या है? करेक्ट, समझ गए। मेंस रे कहते हैं हम लोग कि हाँ जी, उसने जैसे मर्डर क्या है? किसी की जानबूझ के पहले सोच समझ के एक विचार बना के फिर जाके मारना किसी को, इंटेंट, वो मर्डर हो गया, राइट। सो देयर इज द क्रिएशन ऑफ अ गिल्टी माइंड। एक उसने विचारधारा बनाई कि आज तो मैं जान लेने जा रहा हूँ, या अभी जान लूंगा इसे। किसी ने सेल्फ डिफेंस में मारा तो वो एक अलग इंटेंट है। अब यहाँ मान लीजिए ये लड़का कहता है अच्छा मेरे को इससे तो सर प्यार था, राइट, 17 साल 364 दिन की लड़की है, पर सर मेरे को तो इससे प्यार था, मैं इसको सर खाना भी खिलाने लेके जाता था, मैं सब कुछ करता था, ये तो हमसे चूक हो गई। यहाँ ये नहीं अप्लाई करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ स्टैच्यूटरी ऑफेंस, जहाँ हमने कह दिया 18 से नीचे तो गए। बट वही तो मेरा क्वेश्चन छोटा सा आ रहा है भाई, वहीं आ रहा हूँ। डे वाला।
अब क्या 2 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर एक दिन अलग कर सकते हो तो 2 क्यों नहीं, फिर 3 क्यों नहीं, फिर 4 क्यों नहीं? 2-3 साल बिल्कुल लड़की 19 की दिखती है या 22 की दिखती है, वो क्यों नहीं? बट हम वो लॉ के हिसाब से चल रहे हैं ना, लॉ 19 से 20 साल नहीं कहता, लॉ तो 18 कहता है ना। लॉ 18 टेक्स इट टू द 18 एज ऑफ कहता है, कंसेंट, हाँ। कैपेबल ऑफ कंसेंट। हाँ, तो वो जस्ट Is एक it दिन को 18 or हम 16? 18, अच्छा, तो वो हम एक दिन को ही क्यों करते हैं? मान लीजिए अगर लड़की ने 17 साल 364वें दिन कंप्लेंट करी, 18 से नीचे है, बट एक दिन हो या 2 दिन हो या देखिए 4 दिन हो, सर, पॉक्सो नॉन अवेलेबल हमें पता है। ठीक है। तो अगर एक लड़की 17 साल 364वें दिन एक लड़के पे करती है केस कि इसने मेरे साथ कुछ भी किया, मान लीजिए, लेकिन वही वो लड़की 17 साल 365वें दिन यानी 18 साल की होकर करती है, तब उस लड़के पे पॉक्सो नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, ऑफेंस कब हुआ? अगर चलिए सर हम 17,364 पे कि 17,365? अगर 365 पे हुआ तो आउट पॉक्सो नहीं लगेगा। आउट। तो यही तो सर ये सारा मेरा एक वही सवाल start है offense है कि ना। यही तो एक दिन का क्या ऐसा वो माजरा लग रहा है कि क्योंकि एक डेफिनेटनेस चाहिए ना। सर एक दिन में कैसे मैच्योरिटी आ सकती है आपको? अगर मान इसमें लीजिए मेच्योरिटी का क्वेश्चन ही नहीं है, सर 18 इसमें साल, माइनॉरिटी का क्वेश्चन है। शी इज ट्रीटेड एज अ माइनर, दैट्स इट। हाँ, Maturity is not the question. Then you will go to, at 16 years old, she's already had intercourse with 15 other boys, so she's sexually mature. Or she has the IQ of a 23-year-old, so she is intellectually mature. The question is minor or not. She is a minor. The moment she is a minor, you're in. अब भले वो एक दिन से क्यों ना हो। Absolutely. किसी ने आपको 1 किलो सब्जी देनी है, वो आपको 965 ग्राम दे दे, बोला जी इतने में क्या फर्क पड़ा? अ किलो इज अ किलो, अ माइनर इज अ माइनर। नहीं बट नाउ इट डज नॉट मैटर इट इज 17,365 और 16,364, करेगा ना। एज लॉन्ग एज इट इज 17,364 यूर इन। बट ये जो माइनर मेजर का एक ही दिन का, अगर हम उस एक दिन की गैप की बात कर रहा हूँ मैं, माइनर और मेजर में बनने में, बिल्कुल। तो कुछ तो कंसिडरेशन करोगे ना। किसी को आपने 18 साल का अगर एक अधिकार दे अब रखा आप आए है दूसरे पॉइंट, तो कुछ तो अब आप आए दूसरे पॉइंट हाँ पे। कुछ तो आपने बेसिक कुछ तो ये रखा होगा कि हाँ इसलिए ये 18, इसलिए मेजर है, इसलिए माइनर है। अब बता, अब आप आ गए हो जो लॉ कैसे बैलेंस करता है। माइनर है, अब मान लीजिए मैं हूँ 56 ईयर ओल्ड, ठीक है। राइट, और ये लड़की है 17,364, राइट। मेरे को कोई लीनियंसी होनी चाहिए? आपको नहीं। अब लड़की 17,364 है और लड़का 18 है, लीनियंसी होनी चाहिए। सो ये आ गई सेंटेंसिंग गाइडलाइंस। मतलब सेंटेंसिंग गाइडलाइन, सेंटेंसिंग गाइडलाइंस हुए कि भैया आप अब इसको कन्विक्ट तो कर लिया आपने, राइट। अब आप ये देखो कि इनके सर्कमस्टांसेस क्या थे। ओके। अब धीरज मल्होत्रा 56 साल का, वहाँ 17 साल की लड़की नो लीनियंसी। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। लड़का 19 साल का, 20 साल का, लड़की 17 साल की, आप लीनियंसी कंसिडर इट। सो 2 एस्पेक्ट्स, बट वो तो कन्विक्ट, सेंटेंस। ठीक है, बट इधर ये है भी तो नॉन अवेलेबल। हाँ, तो फिर आप इसको थोड़ा अब मार्जिन वही भी तो तो इस दो, देश की दुविधा है, मार्जिन भी तो दो फिर। वही तो दुविधा है। ओके ओके सर, तो अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सेक्शन आता है, अनफिल्टर्ड सेक्शन। तो बेसिकली जो हमारे गेस्ट दोबारा आते हैं हम उनसे अनफिल्टर्ड सेक्शन लेते हैं, क्योंकि नोइंग द गेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ये वाला थोड़ा अनफिल्टर्ड है, थोड़ा रॉ है, मतलब थोड़ा अलग से क्वेश्चंस। ठीक। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने इतने साल लॉ को दिए, हाँ इतना प्यार किया लॉ से, हाँ किया, हाँ। तो कभी इस बीच में प्यार करने का मौका मिला स्त्री से? अब आपने बोला आपने इतना टाइम दिया लॉ को, जी। इस बीच में या उससे पहले? इस बीच में और उससे पहले कभी भी? हैव यू एवर बीन इन लव? मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स। यस। ओके, सो क्या स्कूल में भी, कॉलेज या कॉलेज? कॉलेज, ओके। सो उसने आपको क्या सिखाया जो आप हमारी ऑडियंस को भी कुछ उस चीज़ के बारे में एक एडवाइस ज़रूर देना चाहोगे? पहली चीज़ तो प्यार को एक कन्वेंशनल जो डेफिनेशन दी गई है उससे हट के चलना चाहिए। मीन्स? जहाँ मैं
चूकता हूँ, हम्म और एक बार नहीं कई बार चूकता हूँ, हम्म एक्सपेक्टेशन। हम्म हर एक रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। जी। आपने सवाल अपने आप से ये पूछना है कि आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट हर एज शी इज और हिम एज ही इज। हम्म इफ़ यू आर नॉट, हम्म अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम्म तो आप उस रिश्ते को छोड़ दें, वही बेहतर है। क्योंकि क्या है, प्यार में हम एक दूसरे को वादे कर जाते हैं हम्म कि यार मेरे को तो तेरे से प्यार है, मैं बदल जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। पर जड़ में आप जो हो वही रहोगे, आप बदलोगे नहीं, ना वो बदलेगी। जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो त्रुटियां हैं, जो उसमें कमियां हैं, हम्म क्या वो आप उनके साथ जी सकते हो या नहीं जी सकते, भले ही वो जो मर्जी कह रही है। जी। हम गलती यहीं कर जाते हैं कि प्यार हुआ होता है, सो कॉल्ड प्यार हुआ होता है, वो वादा कर देती है, हम्म हम कहते हैं यार इसने वादा कर दिया। लोग कहते हैं ना, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो वो ब्रेक ही होते हैं, वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं जाके टूटेंगे। इस पे मेरे गुरुजी की एक बात याद आ गई। जी। मैंने उन्हें बोला यार मेरे को मेरे दोस्त बड़ा धोखा देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार एक बिच्छू था, एक मेंढक था, बाढ़ आ गई, मेंढक पानी में तैरता हुआ जा रहा था, बिच्छू कोने पे पड़ा हुआ था। बिच्छू को तैरना नहीं आता, बिच्छू तो डूबता है। हाँ। तो बिच्छू ने मेंढक को आवाज़ मारी और बोला भाई तू मेरे को अपनी पीठ पे ले जा। मेंढक ने बोला भाई तू तो बिच्छू है। बोला यार अब तो बाढ़ आई पड़ी है, मैं भी मर जाऊंगा अगर तेरे को डंग दिया तो, आ जा। वो आ गया। मझधार में जाके बिच्छू ने मार दिया उसको मेंढक डंक मार दिया। मरता मरता वो बोला कि भाई ये क्या कर दिया। बिच्छू भी मरता मरता बोला यार मैं क्या करूं, मैं तो बिच्छू हूं, मेरी फितरत ही है। तो आप ये याद रखिए कि लोगों की फितरत नहीं बदलेगी। तो अगर उनकी कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इरिटेट करती हैं तो आप कमिट ना करें, परे हो जाएं। जवानी में हम लोग ये गलती कर जाते हैं, तो प्यार में ये सारे गलती करते हैं। जी। और हमने अपने पेरेंट्स की शादियां देखी हुई हैं, मैरिज में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ आता है। डेफिनेटली। तो अगर आपको कोई बेसिक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो टूटेगा। तो एडवाइस यही है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू विल नॉट चेंज, नाइदर विल शी। So just make sure that everything is right to the extent, and if there is anything that is unacceptable, just decide whether you can live with it or not. काफ़ी अच्छी एडवाइस है आपकी। अच्छा जी, हाँ, थैंक यू सो मच। जेन्युइन। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे यही एडवाइस मैंने अपने बेटे को दी है अभी। ओके। हाँ, उसकी रिलेशनशिप थी, उसने लड़की को एक बकीनी पहनने से मना किया, ओके। उसने पहन ली, वो फॉरगिव कर रहा था और गुस्सा भी था। तो मैंने उसको यही बोला कि यार अगर इतनी सी छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ सकती थी तेरे लिए, तो फिर नॉट वर्थ इट, देन बेटर यही है, अलग। अपने रास्ते चलो। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन था कि कभी लाइफ में ऐसा लगा है कि ये डिसीजन जो मेरा था, अगर मैं पीछे चला जाऊं तो काश मैं ये ठीक कर देता, या फिर मैं ठीक करना चाहूँगा इस कुछ डिसीजन को जो मैंने उस दिन लिया था। आई थिंक हर एक की लाइफ में हर आदमी चाहता है, इफ़ आई कुड डू इट अगेन आई वुड डू इट डिफरेंटली। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अगर मैं वापस जाके चेंज कर सकता हूँ तो मैं शायद जाके एकेडमिशियन बन जाऊँ, क्या बन जाऊँ? टीचर बन जाऊँ। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर जितना भला कर सकता है वकील नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर आपके फाउंडेशंस बनाता है, टीचर आपको सिखाता है, टीचर आपको आगे चलने के रास्ते बताता है। हम तो आप लोग गलत रास्ते चल के आए होते हो, हम उनको सीधा करने की कोशिश करते हैं या कोशिश करते हैं कि उसे मार कम पड़े। पर अगर मैं आपसे 10 साल पहले, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए एक केस लेके, तो मेरा मन ये करता है यार काश मैं इससे 10 साल पहले मिला होता जब ये केस हुआ नहीं था, मैं इसको शायद एडवाइस दे देता। वो एडवाइस कौन देता है? वो आपका गुरु, आपका टीचर, वही देते हैं कि बेटा ये इस चीज़ को इस तरह किया जाए। हम तो किए कराए को फिर अभी निपटने लगे होते हैं। तो आई थिंक पार्ट ऑफ द लॉयर इन मी वांट्स टू बी अ टीचर। तो अगर मैं वापस जाके कुछ बदलूं तो मैं शायद टीचर बनूं। और एनी वर्स्ट डिसीजन? सो मैरिज में जब बच्चे आ जाते हैं तो डिवोर्स का इम्पैक्ट
फादर मदर पे नहीं जाता, डिवोर्स का इम्पैक्ट बच्चों पे जाता है। तो वो गलती मैं कर बैठा, जो भी था झेल लेना चाहिए था, और बच्चों की खातिर बच्चे रुल जाते, बच्चे बिना बाप के बच्चे हो जाते। जी। उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे आता है। आज के दिन में मैं अपने बच्चों को देख के आज मेरे को अपनी गलती महसूस होती है कि जैसा भी था चला लेता गाड़ी। तो अभी भी मैं लोगों को यही एडवाइस देता हूँ, जो डिवोर्स वाले भी कभी आते हैं मेरे पास, तो मैं यही एडवाइस देता हूँ कि यार निभा लो, नहीं तो बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर बिना बच्चों के आते हैं तो देन कर लो, तब कर लो। कर लो। यू ओ इट टू योर सेल्फ। तब आप अकेले हो। डिवोर्स यू ओ इट टू द चिल्ड्रन टू मेक श्योर दैट देयर हैप्पीनेस इज कंसिडर्ड। जैसे मैंने पिछली बार बोला है कि बच्चों की सेव होनी चाहिए। अगर बच्चे ना बोल रहे हैं, कोर्ट को बच्चों को बुलाना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। बच्चे अगर ना बोल रहे हैं, बच्चा ना ही बोलेगा, तो अब माँ बाप झेलो। सो हमारे कस्टम्स में डिवोर्स नहीं था। ओके। डिवोर्स इज़ नॉट एन इंडियन वर्ड, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर वोकैबुलरी। एट बेस्ट आपको तलाक दिखता है। मैं नहीं जानता हिंदी में डिवोर्स को क्या बोलते हैं, डिवोर्स के अलावा। तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में, not that Muslims are excluded from it, Muslims are a part of our culture, but in the Hindu culture, so to speak, to limit it to that, हमारे लिए कभी ये कस्टम ही नहीं था कि डिवोर्स हो जाए जी। माँ यही बोलती थी, अब वो तेरा घर है, निभा, दुख सुख जैसा भी है झेल। अब लड़की के राइट्स हैं, पर लड़की को भी ये समझ होना चाहिए और लड़के को भी ये समझ होनी चाहिए कि भैया सुधर जाओ, रास्ता ढूंढो, बच्चे नहीं रुलेंगे। It is something that courts need to be cognizant of. तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। मोस्ट वेलकम सर। और जो हमने क्वेश्चंस उठाए, आई गेस ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आई होप जो हमने बात करी और जो आपकी उस पर एडवाइस थी वो समझे होंगे, और उनको पूरा ज्ञान मिल गया होगा इस चीज़ का कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा जो अभी हमने अनफिल्टर्ड में आपने लाइफ के बारे में बताया, आई गेस वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ से, मुझे ऐसा लगता है। सी आपके, क्योंकि लाइफ आपको रोज़ जीनी है, लॉ शायद आपके लाइफ में रोज़ ना हो। नहीं कह सकते हैं जैसे मैं हूँ, मुझे भी कोई लॉ से वो लेना देना नहीं है, मेरे पे कोई केस नहीं चल रहा है, मैं कुछ लॉ जानूँ। हाँ, बेसिक होना पता होना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लाइफ आई हैव टू लिव रेगुलरली। हाँ, सो लॉ शुड नॉट डिक्टेट योर लाइफ, योर लाइफ शुड डिक्टेट योर लाइफ। योर वे ऑफ लाइफ इज़ वॉट यू नीड टू डिटर्मिन। आई थिंक मैं आप लोगों के लिए तो यही कहूँगा कि आप जेन जी हो। सो जी से आप या तो जिम्मेदार बनिए, ज़बरदस्त बनिए। जेड कैन हैव सेवरल कॉनोटेशंस फॉर यू। आप लोग ज़िद्दी बन रहे हो, आप ज़िद्दी से निकल के ज़बरदस्त बनना सीखें कि आप इस देश को आगे बढ़ाएंगे, आप इस देश को नई दिशा दिखाएंगे कि ये देश कहाँ जाएगा, ये आप लोगों के हाथ में। बिकॉज यू परहैप्स फॉर्म अ वेरी वेरी लार्ज वोट बैंक टुडे। इट इज़ फॉर यू टू चूज़ कि आपका कौन होगा रिप्रेजेंटेटिव और किस तरह से। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबली वोट करना शुरू कर दें, and responsibility means considering the nation, not the nationalism that we're looking at, the patriotism that you want India to grow as a country of peace, as a country of coexistence. आप लोग डिसाइड करोगे। सो जी से ज़बरदस्त बन जाओ। काफ़ी मतलब ये काफ़ी बढ़िया लगी वाली बात क्या कि जेड से जेन जी जिद्दी बन रहा है, नहीं कि ज़बरदस्त से जिम्मेदार। अभी आया दिमाग में, मगर ठोकते साले। सही है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। हाँ, आप इसको फेसबुक पे पोस्ट करना। क्या यही वाला। आई गेस दिस इज गुड। चलो ठीक है। So thank you sir for coming to the podcast. Such a pleasure. Thank you so much. Call me again. Sure, why not?